नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद के मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन था। संसद के दोनों सदनों में कामकाज के लिहाज से क्या रहा खास, बताएंगे। संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर, संसद टीवी के खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। लेकिन सबसे पहले बात सुर्खियों की। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में आंतरिक सुरक्षा हुई मजबूत। विपक्ष पर मणिपुर मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप। राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति के लिए बीजेपी सरकार को बताया जिम्मेदार। केंद्र सरकार की ओर से मणिपुर के सभी पक्षों से शांति बहाली में सहयोग और वार्ता की अपील। लोकसभा ने प्रस्ताव पारित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की दी जानकारी। राज्यसभा से डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023 समेत 4 विधेयक पारित। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को सदन की मंजूरी। देश में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा। सदन दिन भर में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में आज दूसरे दिन भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर को विभाजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सेना को क्यों नहीं तैनात कर रही है। बहस में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता के बयान पर कहा कि मणिपुर भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये न कभी विभाजित था और न कभी होगा। विभिन्न दलों के नेताओं ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं, और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट। इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी। And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India, merit now finds place in India. पुनः कहती हूँ अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन न पाए हो। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। We fondly call our country Mother India. Such is the respect we are given for women in our country, sir. But the spate of events which have happened in Manipur, the heinous crimes which have happened against women in Manipur are really painful. The government needs to act swiftly and act very toughly, sir. All this ethnic violence has to be curbed and the women need to be protected. Both the ethnic groups have to be made sit together and amicable solution need to be got together, sir. हाँ, ये बात सही है। गाली सुनता रहा, लोगों ने नीच कहा, लोगों ने नीच कहा, फिर भी सुनता रहा। मौत का सौदागर कहा, फिर भी सुनता रहा। मगर देश के उन गरीब बच्चों के लिए, देश के उस किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के पीड़ितों के लिए लड़ता रहा, करता रहा। 57 to 58,000 people had lost their homes. They were living in relief camps. Babies were being born in relief camps.
mothers who are undergoing labor pain in relief camps. There wasn't no doctor. There wasn't any medication. There wasn't any sanitary napkin. There wasn't any food. There wasn't any drinking water. There wasn't any baby food. People have been beheaded, rapes on both sides. But when the Chief Minister of Manipur was asked, why have you not been able to control the situation for 3 months? जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठने का बाद आप यहां से सबको इक्वली जो है ना देखना चाहिए, सही ढंग से देखना चाहिए। वो छोटा स्टेट हो बड़ा स्टेट हो, आपको मदद कर रहा हो, आपको अपोजिशन हो, मगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ध्यान जो है ना पूरा देश के ऊपर होना चाहिए। दुख इस बात का है कि जब मणिपुर की बात होती है तो वो राजस्थान की बात करते हैं, वो राजस्थान की बात सुन के तो फिर दोनों रल मिल के 84 की बात करते हैं। ये बहुत हो चुका सर, अब दोनों जने ये सारा ड्रामा, ये सारा नाटक बंद करें। हमारे सिख कौम के साथ हम पूछना चाहते हैं, हम किस पे कॉन्फिडेंस करें? हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि 2031 तक हम $5 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भी प्राप्त करेंगे। Maharaja Kashmir was not a fool. Maharaja Kashmir wanted to remain independent. Yes. He wanted to be between these two nations, a Switzerland. But Pakistanis did not want that. Pakistanis invaded and he had to come to India for help. Don't forget. And that agreement that was signed, only 3 things you held: defense, communication, and foreign affairs. भारत, करोड़ों भारतवासियों को सरकार पर विश्वास है। दुनिया के देशों में भारत उदाहरण बन रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में आपकी कोई आस्था है ही नहीं और ये पूरा देश जानता है। सदन में आपका आचरण, आप जिस तरीके से संसदीय परंपराओं का अपमान करते हैं, शोरगुल करते हैं, बहिष्कार करते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं, हर चर्चा से आप भागते हैं, कोई ना कोई नया बहाना बनाकर। पूरा देश देख रहा है। बहस में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि 9 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और ड्रग्स तस्करी की कमर तोड़ने का काम हुआ है, जिसके कारण देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए मोदी सरकार ने जो काम किए हैं वह अभूतपूर्व हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर में 50 से ज्यादा बार गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते। देश के किसान तय करें कि एक और 70,000 करोड़ का कर्ज की लॉलीपॉप देने वाली यूपीए सरकार और एक बार सम्मान के साथ इसके घर में सम्मान के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2,40,000 करोड़। मान्यवर कह रहे डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीबी हटाओ किसने कहा। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए। प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को, देश की जनता को नहीं है, क्योंकि
उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मोदी जी के नेतृत्व में सातत्यपूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमने काम किया। मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज़्यादा दुख हमें है मान्यवर। परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूँ इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहाँ हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है, उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए सदन की ओर से अपील होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संपूर्ण सदन मणिपुर की घटनाओं के बाद वहां शांति की अपील करता है। सदन से ध्वनिमत से इस प्रस्ताव पर सहमति जताई गई। मान्यवर, मैं फिर से मणिपुर में दोनों जूथों को, दोनों कम्युनिटी को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हिंसा छोड़ दीजिए, भारत सरकार के साथ चर्चा में आइए, अकेले चर्चा करते ही इसकी जगह साथ चर्चा करिए, रास्ता निकालिए और फिर से हम खुशहाल मणिपुर जल्द से जल्द बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है। सदन की तरफ से ये मांग तो हमारा प्रस्ताव रखता हूं कि संपूर्ण सदन जो कुछ भी घटना मणिपुर में घटी है उस पर शांति की अपील करती है और सभी पक्षों से, सभी गुटों से जो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा उस पर सर्वसम्मति से सारा सदन सहमत है। लोकसभा में विपक्षी दलों के अवरोध के बीच प्रश्नकाल चला, जिसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में भारत जोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शहीदों के योगदान को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सदन ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण राष्ट्र भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर देशवासियों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी और अपने अटल संकल्प को करो या मरो के नारे के माध्यम से अभिव्यक्त किया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारतवासियों में एकता की शक्ति और अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिशोध का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उन आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हुए जिनके प्रति हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सदैव निष्ठावान रहे। माननीय सदस्यगण, आज से 78 वर्ष पूर्व 6 और 9 अगस्त
1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे लाखों निर्दोष नागरिकों के जीवन की क्षति हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। आज की हिरोशिमा और नागासाकी के लोग परमाणु रेडिएशन के दुष्प्रभावों से पीड़ित है। आइए आज के दिन हम सामूहिक विनाश के हथियारों के उन्मूलन के लिए प्रयास करने और शांति तथा बंधुत्व के प्रसार के लिए मिलकर कार्य करने हेतु पुनः संकल्पित हों। अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में और जापान परमाणु बम के पीड़ितों के सम्मान में कुछ मौन रहेगी। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू किया तो विपक्षी दलों के सदस्य अवरोध करते हुए आसन के सामने आ गए और नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अवरोध के बीच ही प्रश्नकाल चलाया और कई मंत्रियों ने सदस्यों के कई सवालों के जवाब दिए, जिसके बाद लोकसभा ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सरकार जवाब देना चाहती है, आपको प्रश्न का मौका दिया, सभी 20 प्रश्नों को लिया है। ये नारेबाजी लगाने के लिए भेजा है कि आपको? जनता आपसे जवाब मांगेगी, तरीका ठीक नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, ये प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल के अंदर आप पर्याप्त समय पर्याप्त मौका मिलता है सरकार की जवाबदेही करने के। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालय की ओर से कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए। डीएमके सांसद TRVS रमेश ने कोयला मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश का लगभग 70% कोयला भंडार भूमिगत खनन के लिए अनुकूल है, जो भूमि क्षरण को रोकने के लिए एक हरित खनन विकल्प है। इसके लिखित जवाब में कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भूमिगत खनन द्वारा कोयला भंडार का खनन तकनीकी और वित्तीय विश्लेषण पर निर्भर करता है। राष्ट्रीयकरण के बाद ओपन कास्ट खानों की गहराई में काफी वृद्धि हुई है और वर्तमान में इसे 300 मीटर तक सामान्यतः माना जाता है। वर्तमान में 600 से 700 मीटर तक गहराई का काम हो रहा है। डीएमके सांसद डी रवि कुमार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार का खाद्यान्नों के CIP यानी केंद्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि करने का कोई विचार है। इसके लिखित जवाब में खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जवाब दिया कि केंद्र सरकार गरीब लाभार्थियों का वित्तीय बोझ हटाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष की अवधि के लिए लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान कर रही है। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत CIP को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। सदन दिन भर में अब बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 पारित हो गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में कहा कि इससे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। विधेयक में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पहले शोध के लिए जो धनराशि दी जाती थी उसमें राज्यों का हिस्सा काफी कम रहता था, लेकिन अब फाउंडेशन के गठन के बाद राज्यों को भी समुचित धनराशि मिल पाएगी। इससे राज्यों के विश्वविद्यालयों को शोध करने में आसानी होगी। It was Prime Minister Modi who unlocked the space department. Today you have Chandrayaan, you have 150 startups from the private sector, which was hardly imaginable till about 5-7 years ago. And that has also increased our resource pool, both knowledge-wise as well as finance funding. Similarly, our atomic energy, we were constrained of funds. It was Prime Minister Modi
in a decision in 2014, he amended the Atomic Energy Act and allowed it for joint funding and joint ventures. Today we have an atomic energy plant coming up nearby in Haryana and Gorakhpur, which was already confined to only 3-4 states. Similarly, from the ramparts of Red Fort, he spoke about Startup India, Stand-up India, and made us realize that that Rozgar does not necessarily mean Sarkari Naukri, and helped us come out of that mindset. From just 350 startups, today we are more than 1 lakh. It was Prime Minister Modi who made us realize the importance of biotechnology in the 21st century world. And just imagine India, which hardly had the aptitude and culture of preventive healthcare, gave world the first ever vaccine for COVID. And today, from just 50 startups in biotechnology in 2014, we are up to 6,000. So new avenues of livelihood, new avenues. And therefore, to that extent, in a single sentence, I can say this Anusandhan Act, which is coming into being from today, will pave the way and will define the face and stature of India at 2047. Because this will place us in that select league of developed nations. राज्यसभा ने आम लोगों के डाटा को जरूरत के मुताबिक हासिल कर सुरक्षित और संरक्षित रूप से इस्तेमाल करने की इजाजत देने वाले डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023 को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही बिल को संसद से मंजूरी मिल गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसके माध्यम से देश के 140 करोड़ लोगों के डेटा को सुरक्षित रखा जा सकेगा और उसका बिना इजाजत के कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। विधेयक में डाटा संरक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जहां निजी डाटा के बेवजह इस्तेमाल और दुरुपयोग की शिकायत कर उसका निवारण किया जा सकेगा। The world of data, Honorable Chairperson Ma'am, doesn't follow the boundaries of physical boundaries of nations. So that's why the entire world today, when we legislate anything related to data, the concepts which are evolving today, some of these concepts have been introduced in the bill, have been included in the bill, and there are many more things which are still evolving. This is a field where so many things are happening. Practically every quarter something new happens. New AI has come. So we wanted the entire bill to be drafted in a way which is technology agnostic, which should be able to stand the progress of technology without requiring amendment again and again as and when new technology comes. राज्यसभा ने तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 को भी पारित कर दिया। लोकसभा से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। विधेयक का उद्देश्य केज कल्चर, समुद्री शैवाल कल्चर, समुद्री सजावटी मछली कल्चर और सीप कल्चर सहित पर्यावरण अनुकूल तटीय जलीय कृषि के नए रूपों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता शामिल है। यह विधेयक तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करता है। पूरे देश के कानूनों में से डिक्रिमिनलाइजेशन का एक बड़ा काम किया है। ऐसे ये कानून में से भी हमने इस धारा को हटा दिया है और अभी ये किसानों को कोई सजा करने का प्रावधान इसमें न रहेगा। उसके लिए कुछ दंड करके उसको रेगुलराइज करने का प्रयास करेंगे। उसको दंड जरूर करेंगे, उसका लाइसेंस भी हम सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे और वहाँ कोई विधि ऐसी करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पहले इसमें सर बायोसेफ्टी के नाम पर 24 घंटे नोटिस के पहले कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। इससे क्या होता था कि जब भी कोई नोटिस दे तो ये एंटीबायोटिक के यूज़ करने वाले लोग वो साफ सफाई करके फिर एंट्री देते थे। अब हमने इस कानून में ऐसा सुधार कर दिया है कि यदि हमें चेकिंग करना होगा भारत सरकार की ओर से तो बिना नोटिस के कभी भी इसके अंदर जा सकते हैं। इसका प्रावधान करके उसको हमने ये जो इनपुट्स थे वो इनपुट्स का पुराने कानून में कोई कंट्रोल करने की व्यवस्था नहीं थी। अब हम इस इनपुट्स को भी इस कानून के तहत ला रहे हैं। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा ने भी संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ में मेहरा और माहरा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया।
हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10 में से 5वें स्थान पर पहुंची। इसमें हमारे अनुसूचित जाति समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में, सड़क से लेकर सफाई से लेकर सुरक्षा तक, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वहां पर दिखाई देता है। उन्होंने अपने परिश्रम से, विश्वास से समाज में जो स्थान अर्जित किया, आज देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जब इन प्रयासों को आगे बढ़ाया गया तो आज अनुसूचित जाति वर्ग के मन में एक विश्वास का भाव पैदा हुआ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन करने के लिए हमारे सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया। राज्यसभा में गतिरोध के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभा की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके कारण देश आजाद हुआ था। बाद में सदस्यों ने देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के सम्मान में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। Today, the 9th August 2023, marks the 81st anniversary of the historic day on which the Quit India movement was launched by Mahatma Gandhi in the year 1942. The clarion call of do or die given by Father of the Nation infused the masses with a newfound energy which culminated in our nation achieving independence from the yoke of colonial rule. The Quit India movement is an epitome of what people are capable of achieving if they work in togetherness for a cause with determination and dedication. The call of Quit India, though it is almost 8 decades old, has never been more relevant than in our Amrit call. It is gratifying to note that since independence, efforts have been made to contain poverty, enhancing literacy, neutralizing discrimination, and bring about social inclusivity. On all of these fronts, nation is proud of its achievements in Amrit Kal, and undoubtedly, we are on way to centennial celebration in 2047. The progress on all these aspects will be incremental. Honorable members, on this solemn occasion, we pay our humble and respectful homage to all those martyrs who laid down their lives for the cause of our freedom. We also reaffirm our commitment to uphold the sovereignty, integrity, and rededicate ourselves to the service of Bharat. As a member of Parliament, it is an occasion for us to introspect, reflect on our moral contributions, and rededicate with greater vigor to be in service of the nation, to realize the aspiration of the people at large, and to secure place of pride for Bharat in Committee of Nations. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the sacred memory of the martyrs. इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता में देश के खिलाड़ियों के बेहद सफल प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। सदन के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। इसके बाद सदन में अवरोध शुरू हो गया। राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के सदस्य सुशील कुमार गुप्ता के सदन में आचरण को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई। Honorable members, there is a limit to which we can dip in our conduct. As Chairman Rajya Sabha, I am extremely pained to see an honorable member, Mr. Sushil Gupta, the way he has come. I urge the House to meet at 2 p.m. I will discuss this matter with leader of the opposition and then deal with it. House is urgent to meet at 2 p.m. राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने के लिए बुधवार को शोर शराबा किया, जिसके कारण भोजन अवकाश के बाद कार्यवाही पहले 2:45 पर और फिर 3:15 तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में विपक्ष ने मांग नहीं मानने पर सदन से वॉकआउट किया। Sir, I am telling that day one when you called the floor meeting,
And in the opposition, when there was a all-party floor leaders meeting of the opposition parties and all parties, then also we said that there will be discussion on the first day itself on Manipur. Why they are insisting on 267 when 176 they have given notice, and on 176 the Home Ministry will reply, and it is the collective responsibility, and who has given the reply previously? आइए देखते हैं सदन में आज का कोट ऑफ द डे क्या है। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।